Bismillahirrahmanirrahim. I'm your computer teacher Nisha Kumar. Students, today we will learn the second part of the previous lecture, that is system development life cycles phases. We have learned about the first 5 phases of system development life cycle. Today we will learn from design onward. These phases have been learned. We have learned about these phases in the previous lecture. Now we will discuss the remaining phases. Our next phase is the design phase. Design phase is called the architectural phase. Architectural phase हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लोग आर्किटेक्ट स्टार्ट करते हैं, बेसिक डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट हो जाती है आपकी, ठीक है। जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला काम है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। इससे पिछले तक जितने भी फेजेस थे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग तक, वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ हम लोग डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में काम कर रहे थे। कोई भी वहाँ तक डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, सिर्फ प्लान्स बन रहे थे। लेकिन यहाँ से ऑनवर्ड आपकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। फ्लो ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज डेवलप्ड इनटू चार्ट्स। चार्ट्स की फॉर्म में, डिफरेंट डायग्राम्स की फॉर्म में आप अपने प्लान को शो करोगे कि आपका जो प्रोग्राम डेवलप होगा, जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा, वो किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट टीम डिटरमाइन द मोस्ट लॉजिकल डिजाइन। प्रोजेक्ट टीम जो है वो डिटरमाइन करेगी कि सबसे ज्यादा लॉजिकल डिजाइन कौन सा है, किस डिजाइन को फॉलो किया जाए और प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू किया जाए। डिजाइन फेज कंसिस्ट ऑफ 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। 2 टाइप्स होंगी, 2 स्ट्रक्चर्स होंगे डिजाइन फेज में, दीज आर एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, जिसको हम आगे वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम आप कह सकते हो कि जो भी आपने प्रोसीजर कंटिन्यू करना है, जो आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, उसको आप सिंपल इंग्लिश वर्ड्स में स्टेप्स उसके लिख लोगे तो उसको हम एल्गोरिथम बोलेंगे, ठीक है। इट इज अ स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कस्टमर की नीड है, उसका प्रोसीजर किस तरह से होगा, क्या सीक्वेंस होगा उसके स्टेप्स का, उनको आप सीक्वेंस में अगर लिख लोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लिख लोगे, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? एल्गोरिथम बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। वी वर डेवलपिंग स्टूडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। The following algorithm will find the result of a student on percentage marks. सिंपल एक एल्गोरिथम आपने लिखना है जिसमें आप क्या कर रहे हो कि स्टूडेंट की परसेंटेज जो मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। आप बता रहे हो कि स्टूडेंट पास है या फेल है, आपने उस रिजल्ट को बताना है, ठीक है। तो स्टेप्स हम हमेशा, यू हैव टू रिमेंबर कि एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा? स्टार्ट। कोई भी एल्गोरिदम हो उसका फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या लिखोगे आप? स्टार्ट। मींस एल्गोरिदम यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट स्टेप हमेशा आप लिखोगे। सेकंड अब हम लिख रहे हैं रीड मार्क्स। मार्क्स कोई भी आप एक वेरिएबल ले सकते हो जिसमें आपने वैल्यू को स्टोर करानी है। लाजमी नहीं है आप मार्क्स लिखो, आप सिर्फ एम लिख दो, आप परसेंटेज लिख दो, आप कोई भी जो मीनिंगफुल नेम हो आप इधर लिख सकते हो, ठीक है। रीड का मतलब है कि आप यहाँ से यूजर से इनपुट लोगे, यूजर जो इनपुट देगा वो कहाँ पे सेव हो रही है? मार्क्स में। रीड मार्क्स। देन इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 देन प्रिंट पास, एल्स प्रिंट फेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने बताना है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने परसेंटेज मार्क्स को चेक करते हुए रिजल्ट बताना है। तो रिजल्ट कैसे आप बताओगे? आप मार्क्स को चेक करोगे, जो मार्क्स हैं वो अगर 40 से ग्रेटर हैं, इफ दे आर ग्रेटर देन 40 और इक्वल्स टू 40, देन आउटपुट क्या आएगी? रिजल्ट क्या लिखा हुआ आएगा? पास। मींस 40 या 40 से अबव मार्क्स हैं तो स्टूडेंट जो है वो पास है। एल्स अगर नहीं है, ये वाली चीज अगर ठीक नहीं होती है, अगर 40 से अबव मार्क्स नहीं है तो प्रिंट क्या होगा? फेल होगा। मीन्स अगर 39 है या 39 से बिलो कोई नंबर है तो क्या प्रिंट होगा? फेल। और अगर 40 या 40 से अबव, 40 है, 41, 42 अप टू 100 कोई भी नंबर्स हैं तो क्या प्रिंट होगा? पास प्रिंट होगा, ठीक है। अब यही आपकी रिक्वायरमेंट थी कि आपने रिजल्ट बता देना है, पास है या फेल है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और जैसे ही आपका एल्गोरिदम कंप्लीट होता है, लास्ट लाइन हमेशा उसकी क्या होगी? एंड। तो ये 2 लाइंस तो कंपल्सरी है हर एल्गोरिदम में, दैट इज स्टार्ट एंड एंड। बीच में जो है वो आपने बेसिक प्रोसेसिंग लिखनी होगी जो आपकी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होगी। जिसमें हमारे प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट थी कि हमें परसेंटेज मार्क्स को देखते हुए स्टूडेंट का रिजल्ट बताना है।
तो हमने मार्क्स इनपुट लिए, उसको चेक किया, अगर वो 40 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे कि पास होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, फेल होगा। ठीक है, दिस इज द सिंपलेस्ट एल्गोरिदम। नेक्स्ट हम फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं। फ्लो चार्ट बेसिकली हम क्या बोलते हैं कि फ्लो चार्ट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। कोई भी एल्गोरिदम है उसको आप डायग्राम्स की फॉर्म में, पिक्चर की फॉर्म में अगर शो कर दोगे तो इट विल बी कॉल्ड एज फ्लो चार्ट। जिस आपने पहले एल्गोरिदम बनाया, स्टार्ट, उसके बाद रीड मार्क्स, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, देन प्रिंट पास। तो ये आपने एल्गोरिदम बनाया, उस एल्गोरिदम को अब अगर आप पिक्चर्स की फॉर्म में शो कर दोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो चार्ट बोलेंगे। Operations are represented in the boxes and flow of control on the arrow. जो भी ऑपरेशंस आपने परफॉर्म करने हैं वो डिफरेंट टाइप के बॉक्सेस में रिप्रेजेंट आप करोगे। और जो फ्लो है कि एल्गोरिदम किस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक एंड जा रहा है वो आप किस चीज से शो करोगे, एरो से शो करोगे। Used for analyzing, designing, documenting और managing process और program in the various field. डिफरेंट पर्पसेस के लिए आप फ्लो चार्ट अपने एल्गोरिदम को एनालाइज करने के लिए, डिजाइनिंग के लिए, डॉक्यूमेंटिंग के लिए आप किस चीज को यूज कर रहे होते हो, फ्लो चार्ट को यूज करोगे। डिफरेंट इसके आप देख लो कि डिफरेंट सिंबल्स होते हैं। नंबर 1 इज द ओवल सिंबल। ओवल सिंबल किस लिए यूज होगा, जो एल्गोरिदम में आपका स्टेप है स्टार्ट वाला या एंड वाला, स्टार्ट है या एंड है, उसको आप किस चीज में शो करोगे, ओवल में हमेशा शो करोगे। जहाँ पे इनपुट या आउटपुट हो रही है, ठीक है, ये दो वर्ड्स लिखे होंगे, इनपुट लिखा होगा आपके एल्गोरिदम में या आउटपुट लिखा होगा। एक और चीज हो सकती है रीड या प्रिंट। ये 4 वर्ड्स हैं, इनपुट, आउटपुट, रीड या प्रिंट। उसको आप इस पैरेललोग्राम में हमेशा शो करेंगे। प्रोसेसिंग, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही होगी मीन्स जहाँ पे इक्वल्स टू का साइन आ रहा है। लेट्स सपोज हम कह देते हैं कि हमारे एल्गोरिदम में कहीं पे ये आ रहा है ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रही है, इक्वल्स टू का साइन आ रहा है, सिंपल इक्वल्स टू का साइन। आप किसी लेस देन या ग्रेटर देन के साथ उसको यूज नहीं कर सकते हो, सिंपल इक्वल्स टू का साइन है जहाँ पे आप क्या करोगे कि वहां पे प्रोसेसिंग हो रही है, उसको हम किस चीज में शो करेंगे, रेक्टेंगल में शो करेंगे। दिस इज द डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल मीन्स जहाँ पे आपने डिसाइड करना होता है कि वेदर दिस और दैट। मीन्स जिस तरह आपकी आपने एल्गोरिदम को अगर आप याद करो तो उसमें है इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 देन प्रिंट पास एल्स प्रिंट फेल। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं कि अगर तो 40 से ज्यादा मार्क्स है तो पास करना है, अगर नहीं है तो फेल करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिसीजन कर रहे हैं, इन दोनों में से कोई एक चीज एग्जीक्यूट होगी, या तो स्टूडेंट पास होगा या स्टूडेंट फेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो डिसीजन मेकिंग हमेशा कहाँ पे आएगी, रोम्बस सिंबल में या डायमंड सिंबल में आप कह सकते हो। दिस इज कॉल्ड कनेक्टर। कनेक्टर क्यों यूज होता है, आपका 2 एल्गोरिदम्स को ज्वाइन करने के लिए। लेट्स सपोज आपका कोई एल्गोरिदम जो है वो काफी लेंथी हो गया है, आपने एक पेज पे कंप्लीट नहीं हुआ, दूसरे पेज पे आप लेके जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, कनेक्टर को यूज करोगे। फर्स्ट पेज के एंड पे कनेक्टर लगा दोगे एल्गोरिदम के, और नेक्स्ट पेज के स्टार्ट पे एल्गोरिदम लगा कनेक्टर को लगा दोगे, तो यहाँ से आपका फ्लो चार्ट जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट वन इज द फ्लो लाइन। फ्लो लाइन क्यों यूज होती है, इन सारे सिंबल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए। लेट्स सपोज स्टार्ट से आप इनपुट पे जा रहे हो, इनपुट से आप प्रोसेसिंग पे जा रहे हो, प्रोसेसिंग से आप डीसीएम पे जा रहे हो, तो ये सारे सिंबल किस तरह से ज्वाइन होंगे वो हम किस चीज से करते हैं, फ्लो लाइन। बेसिकली फ्लो लाइन आपको बताती है कि आपका फ्लो चार्ट जो है वो किस सीक्वेंस में चल रहा है, फ्लो हो रहा है, आपका प्रोग्राम जो है वो किस सीक्वेंस में फ्लो करेगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो लाइन। एग्जाम्पल ले लेते हैं फ्लो चार्ट की। आपने एल्गोरिदम, ये जो आपके सामने लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, ये जो एल्गोरिदम है ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। अब इसी एल्गोरिदम से हमें क्या डिजाइन करना है, फ्लो चार्ट डिजाइन करना है। ओवल सिंबल हमेशा स्टार्ट और एंड के लिए यूज होता है, तो जहां पे स्टार्ट है वहां पे हम क्या लिख देंगे, ओवल सिंबल को यूज कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था 4 वर्ड्स हैं, इनपुट, आउटपुट, रीड या प्रिंट। तो ये 4 वर्ड्स जो हैं हमेशा पैरेललोग्राम में यूज होंगे। तो रीड मार्क्स, अब ये रीड का वर्ड यूज हो रहा है तो इसका मतलब है इट विल बी यूज्ड इन पैरेललोग्राम, तो हम इसको किसमें यूज करेंगे, पैरेललोग्राम में, और इसके बीच में लिख देंगे रीड मार्क्स। और ये फ्लो लाइन स्टार्ट से किस पे आ रही है, रीड मार्क्स मींस फर्स्ट स्टेप से आप सेकंड पे आ रहे हो, तो फ्लो लाइन जो है वो स्टार्ट से एरो जो है वो पैरेललोग्राम की तरफ आ जाएगा कि स्टार्ट के बाद हमने ये वाला स्टेप करना है। नेक्स्ट रीड के बाद अब यहाँ पे हमारा डिसीजन है, if marks are greater than equals to 40 then print pass else print fail। यहाँ पे if जहाँ पे आ जाएगा it is decision, यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि whether this or that।
पास प्रिंट होगा या फेल प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हम रोम्बस सिंबल या डायमंड सिंबल को यूज करेंगे। इसमें हम लिख देंगे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40 क्वेश्चन मार्क, अगर मार्क्स 40 से ज्यादा हैं या नहीं है। इफ यस, अगर मार्क्स जो है वो आपके 40 से ज्यादा हैं, यस है, तो आपका एरो किस पे चला जाएगा, प्रिंट पास पे। और प्रिंट का वर्ड यूज हो रहा है तो ऑफ कोर्स अगेन ये पैरेललोग्राम में आएगा। रिमाइंड कर लें कि रीड, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट, ये सब कहाँ पे आने थी, पैरेललोग्राम में। तो इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 मींस अगर ये यस है, ये कंडीशन आपकी ट्रू आ रही है, मार्क्स जो भी स्टूडेंट ने एंटर किए हैं या यूजर ने एंटर किए वो 40 से ज्यादा हैं, तो उस केस में क्या आउटपुट आएगी, प्रिंट पास। प्रिंट जो है ये हम इसमें लिख देंगे, पैरेललोग्राम में लिख देंगे। और दूसरा आपका क्या है, नो, अगर नहीं है तो आपने प्रिंट क्या कर देना है, फेल। तो इन दोनों में से एक टाइम पे कोई एक चीज ही एग्जीक्यूट होगी। अगर यस वाला हो जाता है तो प्रिंट होने के बाद किधर आ जाओगे, आप एंड पे आ जाओगे। अगर नो होता है तो फेल को प्रिंट करने के बाद आप कहाँ पे आ जाओगे, एंड पे आ जाओगे। तो ये एरो लाइन आपको बेसिकली शो करती है आपने अब नेक्स्ट किस स्टेप पे जाना है। मीन्स यहाँ से आपके पास दो ऑप्शन थी, एक यस और एक नो। अगर यस हो जाती है तो आप पास को प्रिंट करने के बाद एंड कर जाओगे, नो हो जाती है तो आप फेल को प्रिंट करोगे और किधर आ जाओगे, एंड पे आ जाओगे, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक ही टाइम पे प्रिंट हो रहे हो, इन दोनों में से कोई एक ही एक टाइम पे आउटपुट पे आएगा। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन या कोडिंग, जब आप कोड कर रहे हो, आपने एल्गोरिदम डिजाइन कर लिया, आपने फ्लो चार्ट डिजाइन कर लिया, उसके बाद ऑफ कोर्स अब आप किस पे आ जाओगे, प्रोग्रामिंग पे आ जाओगे। आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करोगे, कोई हाई लेवल लैंग्वेज यूज करोगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज करोगे, कोई एप्लीकेशन यूज करोगे जिसके बीच में आप अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करोगे। उसमें आप किसी लैंग्वेज को यूज करोगे, आप सी लैंग्वेज को यूज करते हो, आप सी प्लस प्लस को यूज करते हो, जावा है, मैनी मोर, बहुत सी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जो कोडिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड ईयर के जो आपका पूरा सिलेबस है उसमें हम सी प्लस प्लस को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है अब आपका कंस्ट्रक्शन एंड कोडिंग वाला। डेवलपर एग्जीक्यूट्स द प्लान लेड आउट इन डिजाइन फेज। जो डिजाइन फेज में आपने पूरा बनाया है, एल्गोरिदम बनाया है, फ्लो चार्ट बनाया है, उनको डेवलपर क्या करते हैं, आप एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को। डिजाइन डेटाबेस जनरेट कोड, डिजाइन यूजर इंटरफेस। डेटाबेस जनरेट की जाती है, कोडिंग की जाती है, यूजर इंटरफेस बनाया जाता है। यूजर इंटरफेस कस्टमर के लिए बनाया जाता है जिसको वो यूज करके, जाहिर है कस्टमर को कोडिंग का नहीं पता, उसको नहीं पता कि आपको जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो वो किस तरह की कोडिंग हो रही है, तो वो कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो उनके लिए यूजर इंटरफेस बनाया जाता है, बटन्स और आइकन्स वगैरह बनाए जाते हैं जिनको क्लिक करके वो इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट डेटा इज प्रिपेयर टू रिफाइन द कोड। टेस्ट डेटा प्रिपेयर किया जाता है जिसके थ्रू आप बार बार अपने प्रोग्राम जो आपने डेवलप किया है, जो कोडिंग आपने की है, उसको बार बार चेक करोगे कि आपने वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। कोड इज रिटन यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हुए आप कोडिंग करोगे। एग्जाम्पल है जो आपने एल्गोरिदम पढ़ा है पहले, उसी की एग्जाम्पल आगे आ रही है। इन डिटेल अब हम लोग थर्ड चैप्टर से ऑनवर्ड पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस की डिटेल आप पढ़ोगे वहां पे। तो उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट टू लाइंस बेसिकली दीज आर हेडर फाइल्स, iostream.h, Lithonia.h। दो हेडर फाइल्स हमेशा हम यूज करते हैं सी प्लस प्लस की किसी भी फाइल में। इनकी डिटेल अब आगे हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे अपने हैं। फिलहाल आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हम लोग SDLC में बेसिकली यही स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं कि हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, उसके बाद कोडिंग का काम आ जाता है। कोडिंग की डिटेल हम लोग लैंग्वेजेस की नेक्स्ट हम लोग थर्ड अपना चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो स्टार्ट करेंगे। सी प्लस प्लस को हम इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो हमने कहा था रीड मार्क्स, मार्क्स जो है दैट वाज अ वेरिएबल, इंटीजर इज अ डाटा टाइप। इंटीजर हम लोग क्यों ले रहे हैं कि यहाँ पे जो भी वैल्यू एंटर होगी वो उसमें पॉइंट नहीं होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 10, 20, 30, 50, 80, 100, कोई भी वैल्यू, बट नॉट 10.5 और 17.5 और 75.5। इस पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आ सकती, कोई भी वैल्यू विदाउट डेसिमल पॉइंट इसमें हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। सी आउट इज बेसिकली कंसोल आउटपुट, कि जो आपकी आउटपुट आएगी, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन होगी, उस पर जो लिखा हुआ आएगा, हमेशा जो भी चीज़ आपने प्रिंट करनी है, जो आप चाहते हो कि आपकी आउटपुट स्क्रीन पर लिखी हुई आए, उसको हमेशा हम सी आउट की स्टेटमेंट के बाद लिखते हैं। और डबल कोट्स में जो चीज़ लिखी हुई है आपने, वो एज इट इज प्रिंट हो जाती है। आप कैपिटल लिखो, आप स्मॉल लिखो,
आप सारे वर्ड्स कैपिटल कर दो, आप स्पेस दो ना दो, जिस तरीके से आप लिखोगे एज इट इज आपकी आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एंड एल लिखा हुआ है, दिस इज फॉर एंड लाइन, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए लिखा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपका जो प्रोग्राम रन होगा, एंटर मार्क्स, एंटर मार्क्स का मतलब है कि ये आउटपुट पे एज इट इज लिखा हुआ आ जाएगा। सी इन कंसोल इनपुट, यहाँ पे आप क्या करोगे, यूजर से इनपुट ले रहे होगे, यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा, जब तक आप इनपुट नहीं लोगे प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। और कंसोल इनपुट आपने कहाँ पे लेनी है, मार्क्स में, ये जो वेरिएबल था इसमें आपने वैल्यू कोई स्टोर करनी है। लेट्स सपोज आपने प्रोग्राम कंप्लीट लिख दिया, उसके बाद जब रन किया ये वाली लाइन लिखी आ गई एंटर मार्क्स। नेक्स्ट आपने अब जो भी वैल्यू एंटर की, लेट्स सपोज यू हैव एंटर्ड 50, 50 कहाँ पे सेव हो जाएगा, मार्क्स में। अब उसके बाद अब आपने डिसीजन आपका स्टार्ट हो जाएगा, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 40, अगर मार्क्स 40 या उससे अबव हैं तो सी आउट, तब क्या प्रिंट होना चाहिए, सी आउट मैंने आपको बताया किसमें यूज होता है, प्रिंट की स्टेटमेंट के लिए, जहाँ पे आपने कुछ प्रिंट करना हो आउटपुट स्क्रीन पे। तो अगर 40 या 40 से अबव मार्क्स हैं तो एल्गोरिथम में आपने पढ़ा था कि इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन प्रिंट पास, उस टाइम पे आउटपुट पे क्या आएगा, पास लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये एल्स वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, या इफ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी या एल्स वाली लाइन। तो यहाँ पे हमने 50 एंटर किया तो 50 इज ग्रेटर देन 40, तो पास प्रिंट हो जाएगा और एट द एंड आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा, ठीक है। गेट सीएच और रिटर्न की स्टेटमेंट, इनकी डिटेल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके यहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोग्राम ऐसे एग्जीक्यूट हो जाता है। लेट्स सपोज आपने अगेन प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी 20, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 40, ठीक है, 20 40 से ग्रेटर नहीं है। तो उस केस में क्या होगा कि आपका ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेगी, पास प्रिंट नहीं होगा, आप कहाँ पे आ जाओगे, एल्स पे आ जाओगे। एल्स में क्या लिखा हुआ है, सी आउट फेल, तो इस केस में क्या प्रिंट हो जाएगा, फेल प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप है टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन स्टेज। टेस्टिंग और वेरिफिकेशन स्टेज में अब जो आपने कोड डेवलप कर लिया है उसको आप बार बार टेस्ट करोगे कि आपने जो कोडिंग की है वो ठीक है या नहीं थी, उसमें कोई एरर्स हैं, कोई बग्स हैं तो आपने रिमूव करने हैं। किसी भी किस्म का आप डाटा अगर एंटर कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम ठीक रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, इसको हम कहते हैं टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन स्टेप। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग मॉड्यूल टू फाइंड एरर्स इज कॉल्ड टेस्टिंग, ठीक है। प्रोग्रामिंग मॉड्यूल में जो आपने प्रोग्राम डेवलप किया है उसको आप एग्जीक्यूट करोगे टू फाइंड एरर्स, उसमें एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम आर टेस्टेड फॉर फंक्शनैलिटी एंड परफॉर्मेंस, जो आपने सिस्टम डेवलप किया है उसके तमाम एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है, जितने भी, जो हमने एक सिंपलेस्ट एग्जांपल, एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप किया, जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें इतने छोटे प्रोग्राम्स नहीं होते, उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग यूज होती है, ठीक है। तो वो सारे प्रोग्राम है, उसमें जितने एस्पेक्ट हैं, उसके जितनी साइड्स हैं, उसके जितने प्रोग्राम्स हैं, उन सबको चेक किया जाएगा, बार बार टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। पर्पस ऑफ टेस्टिंग इज टू इवैल्यूएट एन एट्रीब्यूट ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम और द सिस्टम एंड डिटरमाइन दैट वेदर इट मीट्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आपके प्रोग्राम की कैपेबिलिटी चेक करना कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं उनको मीट भी कर रहा है या नहीं, जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, आपका प्रोग्राम जो है या आपने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है वो ठीक वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बेसिकली इसका पर्पस होता है टेस्टिंग और वेरिफिकेशन फेज का। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, प्रोग्राम अगेन वही है आपका कि आपने मार्क्स को चेक करना है, ग्रेटर देन 40 है तो पास प्रिंट होना चाहिए, लेस देन 40 है तो फेल प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यही प्रोग्राम है। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट टाइम इसे टेस्ट किया, दैट इज टेस्ट 1। फर्स्ट टाइम ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट लिख लिया और रन किया। रन करने के बाद क्या होगा, हमेशा याद रखें जो चीज सी आउट में लिखी हुई है वो आपको प्रिंट हुई हुई नजर आएगी, इसके अलावा आपको कोई चीज प्रिंट हुई हुई नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट 3-4 लाइन जो है यहाँ तक कोई भी सी आउट की स्टेटमेंट यूज नहीं होगी। यहाँ पे आप सी आउट की स्टेटमेंट यूज कर रहे हो, दैट इज एंटर मार्क्स। एंटर मार्क्स का मतलब है कि ये वाली लाइन एज इट इज लिखी हुई आ जाएगी, ठीक है। सी इन, उसके बाद नेक्स्ट लाइन है सी इन मार्क्स। सी इन में मैंने आपको बताया था कि प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और वेट करता है यूजर की इनपुट का, ठीक है। यूजर जो भी चीज एंटर करेगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, मार्क्स में। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमने रन किया और हमने लिख दिया 70, तो 70 कहाँ पे सेव हो जाएगा, मार्क्स में। अब चेक होगा इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40 मींस मार्क्स में क्या सेव्ड है, 70। इफ 70 इज ग्रेटर देन 40 तो इट इज ट्रू, 70 इज ग्रेटर देन 40। तो उस केस में क्या होगा, सी आउट क्या आउटपुट होगी, प्रिंट पास। तो ये पास लिखा हुआ आ गया, ये आपका फर्स्ट टेस्ट कंप्लीट हो गया यहाँ पे
जहाँ पे आपने 70 एंटर किया और पास प्रिंट हो गया, इसका मतलब है 70 के लिए आपके प्रोग्राम ने बिल्कुल ठीक आपको आउटपुट दे दी है। ठीक है, मीन्स अगर ग्रेटर देन 40 आप एंटर कर रहे हो तो आपका प्रोग्राम पास लिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ तक आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अगेन आपने टेस्ट 2 किया, सेकंड टेस्ट किया, मीन्स दोबारा इस प्रोग्राम को रन किया। अब प्रोग्राम को रन करने के बाद आपने क्या किया, अगेन ये वाली लाइन तो एज इट इज लिखी हुई आ गई, एंटर मार्क्स। अब सेकंड टाइम आपने जब ये वाली स्टेटमेंट आई सी इन की, प्रोग्राम स्टॉप हो गया, आपकी इनपुट का वेट कर रहा है, और इस टाइम पे आपने इनपुट क्या कर दिया, 20। 20 कहाँ पे सेव हो गया, मार्क्स में। अब अगेन कंडीशन चेक होगी, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40, मार्क्स जो है वो 40 से ज्यादा है या नहीं है। तो मार्क्स आपने एंटर किए हुए हैं 20, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 40, तो इस केस में क्या होना चाहिए, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए, आउटपुट क्या आनी चाहिए, फेल लिखा हुआ आना चाहिए। तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, सी आउट लिखा हुआ आ गया फेल। अगर जो आपकी आउटपुट आ रही है फेल, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक रन हो रहा है। तो यहाँ तक आप बता सकते हो कि हमने 2 टाइम्स टेस्ट किया, टेस्ट डेटा जो भी हमने एंटर किया उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम जो है वो बिल्कुल ठीक वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट। अब आपने बार बार अपने प्रोग्राम को चेक कर लिया, आपने एल्गोरिदम के बाद फ्लो चार्ट भी बना लिए, आपने कोडिंग भी कर ली, कोडिंग को बार बार चेक भी कर लिया, उसके जितने अगर कोई एरर्स थे वो रिमूव कर दिए। अब नेक्स्ट फेज आ जाता है आपका डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट मीन्स आपने जिनके लिए कस्टमर के लिए बनाया था सॉफ्टवेयर, उनके पास आप डिप्लॉय करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे ताकि वो यूज कर सके। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का फेज जो है, इसमें set of activities that are used to make the software system available for use। ऐसी एक्टिविटीज जिनके थ्रू जो है आपका सॉफ्टवेयर या जो सिस्टम आपने डेवलप किया है वो यूजर्स उसको यूज कर सकें, इट्स कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, मीन्स तो यही होगा जब आप कस्टमर के पास जाओगे, उनके कंप्यूटर्स पे जाके अपना सॉफ्टवेयर जो आपने बनाया है वो इंस्टॉल कर दोगे। एक्टिविटीज दैट आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट फेज आर, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। आप अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करोगे और उसको जाके एक्टिवेट कर दोगे उनके हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, इन सम केसेस द यूजर एंड द कंप्यूटर ऑपरेशन पर्सनल आर ट्रेन्ड ऑन द डेवलप्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम। कुछ केसेस ऐसे होंगे जिसमें आप खुद जाके उनके लोगों को जिन्होंने यूज करना है सॉफ्टवेयर को, उन्हें ट्रेन करोगे तो उन्हें पता चल जाए कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह यूज किया जाता है। ठीक है, कोई भी न्यू सॉफ्टवेयर अगर आपके पास आ जाता है तो ऑफकोर्स यू नीड सम ट्रेनिंग कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है। तो जब किसी यूजर के लिए आप बनाओगे तो उसको भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, तो उनको ट्रेन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम द ओल्ड सिस्टम टू द न्यू वन इज कॉल्ड कन्वर्जन। पुराने सिस्टम से न्यू में आना इज कॉल्ड कन्वर्जन। नेक्स्ट वो पढ़ लेते हैं अपनी डिप्लॉयमेंट या इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, old system being completely dropped and the new system being completely implemented at the same time। डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि यहाँ आपका ओल्ड सिस्टम जो भी रन हो रहा था आप उसको बिल्कुल अनइंस्टॉल करोगे और न्यू सिस्टम को इंस्टॉल कर दोगे, और न्यू सिस्टम सारे यूजर यूज करना शुरू करेंगे, जो आपके कस्टमर है वो न्यू सिस्टम को यूज करना शुरू कर देगा। ठीक है, दिस इज सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें आपने पुराना सिस्टम बिल्कुल अनइंस्टॉल करके न्यू सिस्टम इंस्टॉल कर देना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन, पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन आप पैरेलल लाइन से भी देख सकते हो, जिस तरह साथ साथ दो लाइंस चल रही होती हैं, दे डोंट ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन। ऑपरेट बोथ सिस्टम टुगेदर फॉर अ पीरियड, कुछ टाइम के लिए। जिस तरह ये वाला फेज आप देख सकते हो, ये दो टू रेड लाइंस जो हैं इनके बीच में ये वाला फेज क्या है कि जिसमें ओल्ड सिस्टम भी रन हो रहा है और न्यू सिस्टम भी रन हो रहा है। और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जब दोनों रन हो रहे थे कुछ टाइम के बाद ओल्ड सिस्टम को आप खत्म कर दोगे और न्यू सिस्टम चलता रहेगा। ठीक है, major problem with a new system can be encountered without loss of data। अब इसका फायदा क्या होता है, जब दोनों सिस्टम को आप रन कर रहे हो आपका डाटा इधर भी सेव्ड है, आपका डाटा इधर भी सेव्ड है। अगर आपको न्यू सिस्टम में कोई प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं, कोई भी आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे इनकाउंटर हो जाती हैं, वो देखी जा सकती हैं, आपका डाटा लॉस नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने पुराना सिस्टम बिल्कुल खत्म कर दिया है, न्यू सिस्टम पे आप आ गए हो डायरेक्टली। तो इसमें क्या है कि आपका कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे रिजॉल्व नहीं कर सकोगे। कोई डाटा आपने जो खत्म हो गया तो खत्म हो गया, वो दोबारा से नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आपका डाटा लॉस नहीं होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप
पुराना सिस्टम अपना यूज करते रहोगे, न्यू सिस्टम जब मेंटेन होकर वापस आएगा तो आप न्यू सिस्टम पे आ जाओगे, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए दोनों सिस्टम जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप न्यू सिस्टम पे सब शिफ्ट हो जाओगे। नेक्स्ट है फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन। फेज्ड कह सकते हैं पार्ट बाय पार्ट या पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू सिस्टम एंड द ओल्ड सिस्टम इज प्रोग्रेसिवली डिस्कार्डेड, ठीक है। न्यू आपका जो पुराना सिस्टम है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा और न्यू सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। आप एग्जांपल से देखो, लेट्स सपोज जो आपका कस्टमर है उसके ऑर्गेनाइजेशन में 20 पीपल आर वर्किंग इन देयर ऑफिस। तो 20 पीपल में क्या होगा कि जिस तरह ओल्ड सिस्टम जो है, आप कह सकते हो पहले 20 के 20 जो है वो ओल्ड सिस्टम को यूज कर रहे थे, अब आप 15 को ओल्ड रहने दोगे, 5 को न्यू दे दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, 5 के पास पुराना रह जाएगा और 15 के पास न्यू आ जाएगा, और उसके बाद 20 के 20 जो है वो न्यू को यूज करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड सिस्टम खत्म होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता न्यू सिस्टम जो है वो स्टार्ट होता जाएगा। नेक्स्ट है पायलट इम्प्लीमेंटेशन। पायलट इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेट्स सपोज हम एग्जांपल वही ले लेते हैं 20 एम्प्लॉयज की। 20 एम्प्लॉयज हैं आपके, 15 पुराना ही सिस्टम यूज करेंगे, 5 को सिर्फ आप ट्रेन करोगे न्यू सिस्टम के लिए। जो 5 यूज कर रहे हैं न्यू सिस्टम वो आइडेंटिफाई करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, पहले वो लर्न करेंगे कि सॉफ्टवेयर कैसे यूज होता है, उसको इवेल्युएट करेंगे न्यू सिस्टम से उसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो लर्न भी कर चुके हैं तो सब के सब लोग जो है वो न्यू सिस्टम पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई इशू होता है तो ये भी ओल्ड पे चले जाएंगे और न्यू सिस्टम जो है वो दोबारा मेंटेनेंस के लिए चला जाएगा। तो पायलट इम्प्लीमेंटेशन में कुछ लोग जो हैं वो न्यू सिस्टम को यूज करेंगे, बाकी सब पुराने सिस्टम यूज करते रहेंगे, ओल्ड सिस्टम यूज करते रहेंगे, ठीक है। और ये जो 5% मैंने एग्जांपल दिए, अगर 20 एम्प्लॉयज हैं, 15 जो है वो पुराना सिस्टम यूज कर रहे हैं, 5 जो है वो न्यू सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो वो 5 जो है वो पहले सीखेंगे कि कैसे सिस्टम को यूज करना है, कैसे उस सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उसमें कोई इशू है या नहीं उसको सॉर्ट आउट करना है। अगर कोई इशू नहीं है तो उसके बाद सारे के सारे लोग पायलट इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू न्यू सिस्टम पे आ जाएंगे। लास्ट स्टेप इज मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। मेंटेनेंस मीन्स आपने कंप्लीट सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया है अपने कस्टमर को, उसके बाद उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें कोई फीचर को इम्प्लीमेंट करना है, न्यू बनाना है, थोड़ा अपने सॉफ्टवेयर को एक्सपेंड करना है, तो उस चीज को हम मेंटेनेंस में लेके आएंगे, ठीक है। सिस्टम मेंटेनेंस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। कोई भी सिस्टम डेवलप होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसकी मेंटेनेंस तो कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। System is monitored continuously for the performance in accordance with user requirement and needed system. Continuously आपका जो सॉफ्टवेयर है डेवलप किया है आपने, जो सिस्टम आपने डेवलप किया है वो continuously चेक होता रहता है कि जो रिक्वायरमेंट यूजर की है वो पूरी हो रही है, उसकी नीड्स पूरी हो रही है या नहीं पूरी हो रही, ठीक है। मॉडिफिकेशंस आर इनकॉर्पोरेटेड। अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो उनको आप इनकॉर्पोरेट करोगे, मॉडिफाई करके दोगे यूजर को। It can be either by repairing or modification or some enhancement in the existing system. Modification किस टाइप की हो सकती है, मे बी आप रिपेयर कर रहे होगे अपने सॉफ्टवेयर को, कहीं पे इशू आ गया है, कोई का जो पार्ट है वो ठीक वर्क नहीं कर रहा तो उसे रिपेयर करोगे, मॉडिफाई करोगे, उसमें कोई न्यू फीचर्स ऐड करोगे, उसको इनहेंस करोगे। तो कोई भी काम अगर आप कर रहे हो तो वो मेंटेनेंस के अंडर आएगा। तो यहाँ तक हमारे सारे फेजेस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। If you have any question, you can ask me anytime. Thank you so much.